अस्सलामुअलैकुम, मैं सैयद अतीक हाशमी और आप देख रहे हैं ई तालीम चैनल लर्न विद कॉन्फिडेंस, जहां हम सीख रहे हैं मैथ्स और साइंस। और अगर अब तक आपने इस ई तालीम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट यानी कि अनासिर की दोहरी जमातबंदी की तरफ। अगर अब तक आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज उन वीडियोस को देखिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस समझ में आए। आज हम सीखने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी जदीद दोहरी जदवल। हमने ये देखा कि मेंडलीव ने किस तरह से जदवल बनाई, लेकिन कुछ खामियां रह गई। जब मेंडलीव दोहरी जदवल या क्लासिफिकेशन कर रहा था उस वक्त तक एटॉमिक नंबर यानी जौहरी अदद का कोई कंसेप्ट नहीं था, यानी कि एटम के बारे में, जौहर के बारे में, जौहर के अंदरूनी हिस्से के बारे में ज्यादा नहीं मालूम था। लेकिन जैसा ही वक्त गुजरा उसके बाद एटम के अंदरूनी हिस्से के बारे में बातें समझ में आने लगी। इन 1913 में हेनरी मोसली ने क्या किया, उस एटम यानी जौहर के अंदर की जो मालूमात थी उसके जरिए उसने ये बताया कि जौहर में मौजूद प्रोटॉन यानी कि एटम के अंदर जो प्रोटॉन होता है वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। और इस तरह से उसने ये बताया कि अनासिर की क्लासिफिकेशन, अनासिर की जमातबंदी एटॉमिक मास के बनिस्बत यानी कि जौहरी कमियत के बनिस्बत जौहरी अदद के बिना पर करना बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। और इस तरह से हेनरी मोसले ने अनासिर की जमातबंदी जौहरी अदद के बिना पर की। और उसका ये कहना था या उसका ये लॉ था, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, यानी उर्दू में अनासिर के खास इनके जौहरी अदद के दोहरी तफाउल होते हैं। यानी यहां सिर्फ एक वर्ड बदला है मेंडलीव की दोहरी जदवल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि जदीद दोहरी जदवल में, वो है जौहरी अदद और जौहरी कमियत का। मेंडलीव ने बताया था कि अनासिर के खास उनके जौहरी कमियत के दोहरी तफाउल होते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यानी कि जदीद दोहरी जदवल में मेंडलीव की जो खामियां थी वो दूर हो गई, लेकिन एक खामी ऐसी थी जो अब तक दूर नहीं हुई, यानी कि अब तक एम्बिग्यूटी यानी कि गैर वाज़ेह है। वो क्या कि हाइड्रोजन को अब भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी उसको सही जगह नहीं मिली। तो चलिए अब देखते हैं कि जदीद दोहरी जदवल का स्ट्रक्चर साफ कैसे है। अब देखिए आपके सामने जो टेबल आपको नजर आ रहा है वो जदीद दोहरी जदवल है यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप देख सकते हो इस टेबल के अंदर जो उफ़क़ी क़तारें हैं यानी कि हॉरिजॉन्टल जो रोज आपको नजर आ रहा है वो है 7। तो इन हॉरिजॉन्टल रोज को यानी इन उफ़क़ी क़तारों को दौर कहा जाता है और इंग्लिश में पीरियड्स कहा जाता है। तो आप देख सकते हो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ऐसे आप देख सकते हो 7 रोज है। उसी तरह आप वर्टिकली कॉलम देख सकते हो यानी कि उम्मती क़तारें देख सकते हो, ऐसे 18 उम्मती क़तार होती है, उन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। यानी कि जदीद दोहरी जदवल में 7 दौर होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं। इस जदीद दोहरी जदवल में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट्स रखे गए। इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। आप देख सकते हो एस ब्लॉक, उसके बाद डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर जो एलिमेंट्स है वो ग्रुप ए और ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स है वो रखे गए हैं। उसके बाद डी ब्लॉक में ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक के जो एलिमेंट्स है वो डी ब्लॉक में रखे गए हैं। और उसके बाद ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक जो एलिमेंट्स अनासिर रखे गए हैं वो पी ब्लॉक में रखे गए हैं। और सबसे नीचे आप देख रहे हो एफ ब्लॉक, जिसमें लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज रखी गई है। ये लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड सीरीज क्या है तो आप देख सकते हो छठे दौर में बेरियम के बाद जो स्टार मार्क है उस स्टार मार्क की जगह पर लैंथियम नाम का अनासिर एलिमेंट है और उसके बाद की कुल सीरीज है। तो लैंथेनाइड के बाद या लैंथेनाइड से अगर देखा जाए तो कुल 14 एलिमेंट्स वहां रखे गए हैं। और उसके बाद नीचे आप देख सकते हो हैश यानी कि 7वें दौर में हैश लिखा हुआ है, उस हैश के अंदर जो एलिमेंट वहां पर है वो एक्टिनाइड है और एक्टिनाइड के साथ के 14 एलिमेंट्स रखे गए। तो इस तरह से उसको नीचे जगह दी गई है और उन्हें एफ ब्लॉक में रखा गया है। इस तरह से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है।
आप इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जदीद दौर जदवल में एक लाइन देख रहे हो जो कि जिगजैग लाइन है कुछ इस तरह से, और इस लाइन की वजह से ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तीन तरह के एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। इस तरह से पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक। चलिए समझते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या होती है तो उससे पहले हम समझते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर सोडियम का एक जौहर लेते हैं। ये एक सोडियम का जौहर है और हम सबको पता है कि जौहर के मरकज़ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और उसके मदार में यानी उसके शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये एक शेल बनाया, उसके बाद ये एक शेल और उसके बाद ये एक शेल। हम यहाँ पर छोटी मिसाल लेकर समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन तश्कील क्या होती है। अब देखिए, हर एटम के अंदर मदार होते हैं, शेल्स होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला अंदर का जो शेल होता है, मदार होता है, उसे के शेल कहा जाता है, यानी कि के मदार कहा जाता है। दूसरा जो उसके बाद का मदार होता है उसे एल शेल कहते हैं और उसके बाद का जो शेल होता है उसे एम शेल कहा जाता है और उसके बाद एन शेल। इस तरह से होते हैं। सबकी इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की यानी इलेक्ट्रॉन समाने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसा कि के शेल की जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन को समा सकता है यानी अपने मदार में रख सकता है। उस तरह से एल शेल की अगर बात की जाए तो उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन वो रख सकता है अपने मदार में। और उसके बाद एम शेल की बात की जाए तो वो 18 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी रखता है, यानी कि उसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं। ये कैसे मालूम होगा तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, 2n² यानी 2n की दूसरी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद जितने भी मदार आएंगे उस मदार में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं हम उसको मालूम कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में अगर देखा जाए तो ये n होता है मदार की तादाद यानी नंबर ऑफ शेल्स, उसका स्क्वायर करना है, उसके बाद 200 को ज़र्ब करने पर आपको अगले मदार में कितने इलेक्ट्रॉन हम रख सकते हैं, समा सकते हैं, वो आपको पता चलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी अनासिर के, किसी भी एलिमेंट के जौहर में उसके मदार में जो इलेक्ट्रॉन रखने की तरतीब होती है, जो सीक्वेंस होती है इलेक्ट्रॉन की शेल्स में रखने की, उसी को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। और एक ख़ास बात, किसी भी एटम को, किसी भी एलिमेंट के एटम को यानी किसी भी अनासिर के जौहर को स्टेबल होने के लिए उसके ऑक्टेट यानी कि मुसम्मन को मुकम्मल करना होता है। ये मुसम्मन क्या होता है, जैसा कि के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, अगर किसी एटम के अंदर 3 शेल है तो के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन समाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन रहना बहुत ज़रूरी है और एम शेल के अंदर कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना बहुत ज़रूरी है। अगर एम के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इस शेल के इस मदार का ऑक्टेट मुकम्मल हो गया है, मुसम्मन कंप्लीट हो गया है, तो ये स्टेबल हो सकता है। और इसी तरह किसी जौहर के आखिरी मदार में जो इलेक्ट्रॉन की तादाद होती है, या तो वो इलेक्ट्रॉन देकर या तो फिर इलेक्ट्रॉन लेकर, जितने इलेक्ट्रॉन देगा या फिर जितने इलेक्ट्रॉन लेकर अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करता है उसी को गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। चलिए अब समझते हैं ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी ग्रुप और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील क्या होती है। चलिए समझते हैं। अब आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है आपको, यही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है यानी जदीद दौरी जदवल है। अब ग्रुप 1 की अगर बात की जाए, क्योंकि हमने देखा है कि ग्रुप ये 1 है, ये 2, उसके बाद 3, 4, 5, 6, इस तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा 18 ग्रुप है और 7 दौर है ये ना, यानी कि पीरियड्स हमें देखे थे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मैं अगर पहले ग्रुप की अगर बात करूँ, ये हाइड्रोजन है, उसके बाद लिथियम, सोडियम। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रखने की तरतीब है,
अब इसका एटॉमिक नंबर एक है, यानी जौहरी अदद एक है, इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी एक ही है। उसके बाद लिथियम की अगर बात की जाए, इसका जो एटॉमिक नंबर है जौहरी अदद वो 3 है, इसलिए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो 2,1 होगी। हम देखेंगे कैसे। उसके बाद सोडियम की बात की जाए तो उसका जो जौहरी अदद है वो 11 है। इस तरह से इसकी जो जौहरी अदद होगी 2,8,1 इस तरह से होगी। वो अभी हम मिसाल के तौर पे समझेंगे। इसी तरह से हम जैसे जैसा हम ऊपर से नीचे जाते जाके आखिरी मदार में आपको एक ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा। उसी तरह दूसरी अगर ग्रुप की बात की जाए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, तो इन सब इलेक्ट्रॉन ऊपर से लेकर नीचे तक सारे के सारे अनासिर के आखिरी मदार में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। उसी तरह से हम 17वें ग्रुप की तरफ जाएं, यानी इसे हेलोजन कहा जाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इन आखिरी मदार में आप देखोगे इन सारे के सारे आखिरी मदार में सबको अपने आप को मुकम्मल करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। फ्लोरीन को भी, क्लोरीन को भी, ब्रोमीन को भी, आयोडीन को भी। और इस तरह से अब आपके सामने ये पहले ग्रुप के कुछ एलिमेंट्स लिख कर रखे हैं, यानी अनासिर के नाम है, जैसे कि हाइड्रोजन है, लिथियम है, सोडियम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर हमने देखा जौहरी अदद 1 है, लिथियम का 3 है और सोडियम का 11 है। अब देखिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाती है और ये किस तरह से शेल्स में इलेक्ट्रॉन होल्ड करते हैं। हमको पता है कि पहले शेल को के शेल कहा जाता है और इस मदार में सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन समा सकता है, यानी कि हमने यहाँ लिख दिया एक इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, यानी मुतदिल करने के लिए। इसलिए अब जो इलेक्ट्रॉन जिस तरह से तरतीब होती है उसी को हम इस तरह से लिखते हैं। तो हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 1 है। उसी तरह से लिथियम की बात की जाए, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले मदार की बात की जाए तो हमने देखा कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन समाते हैं पहले मदार में, शेल में। अब देखो तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं रहेगा अब, क्योंकि हमको मालूम इसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 है। वो तीसरा कहाँ जाएगा? अगले मदार में जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ गया। तो ये हो गया लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसको कैसे लिखते हैं? पहले मदार में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद कॉमा हम लिखते हैं, उसके बाद कितने हैं? अगले मदार में कितने हैं? तो 1 है। इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉन तश्कील लिखी जाती है। इस तरह से आप समझ गए होंगे सोडियम को किस तरह से लिखना है। तो पहले मदार में अब 11 है इसका एटॉमिक नंबर जौहरी अदद, तो मैं पहले मदार में 2, उसके बाद दूसरी कैपेसिटी कितनी? 8 की है। तो हम रख सकते हैं ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये मदार में 8 और ये मदार में 2, 8 और 2 10 हो गए। अब बचा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, वो हम अगले मदार में रखेंगे, यानी कि यहाँ पर रखेंगे। तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी? 2,8,1। तो आप गौर से आप देख सकते हो, पहले ऊपर जो एलिमेंट है अनासिर, उसके आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे के भी आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन और तीसरे के आखिरी मदार में इलेक्ट्रॉन। इस तरह से जब हम ऊपर से नीचे जाते जाएंगे तो आप देखोगे कि उनके आखिरी मदार में, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, यानी गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन कहते हैं, एक जैसे ही आपको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन इनकी जो शेल्स है यानी कि मदार है वो एक एक से बढ़ते जाएंगे। तो ऊपर से जब हम नीचे जाते जाएंगे तब मदार में इजाफा होता है, लेकिन इसके आखिरी मदार में जो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन है यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहते हैं। इसी तरह से अब दूसरे ग्रुप की बात की जाए तो बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। बेरिलियम का जो जौहरी अदद है, एटॉमिक नंबर है वो 4 है, मैग्नीशियम का 12 है और कैल्शियम का 20 है। अब आपको क्या करना है? अब आपको बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डायग्राम बनानी है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील लिखकर आपको ये बताना है कि इसके आखिरी मदार में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो अब चलते हैं हम अगले। चलिए अब समझते हैं पीरियड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी दौर और इलेक्ट्रॉनिक तश्कील। जब हम दौर की बात करते हैं तो हमको पता है 7 दौर है, और जैसा हम लेफ्ट से लेकर राइट जाते हैं, देखिए यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जैसा जैसा हम लेफ्ट से लेकर राइट जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन से इजाफा होता है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर 3 इसके इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ कितने? 4 है। यहाँ 11 है तो यहाँ पर 12 है। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर 3 है, एटॉमिक नंबर 4 है, फिर 5, 6, 7, 8, उसी तरह से 11, 12, फिर 13, 14, 15, 16। यानी कि जब हम दौर की बात करें, पीरियड्स की बात करें, तब
जब लेफ्ट से लेकर हम राइट जाते हैं तब एक एक इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता जाता है, लेकिन मदार में कोई इजाफा नहीं होता। मदार जैसे कि वैसे ही रहते हैं। वो मिसाल के जरिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ पर दूसरे दौर के कुछ एलिमेंट्स के नाम लिखे गए हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, जिसके एटॉमिक नंबर जौहरी अदद 3, 4, 5, 6, 7 है। अब देखिए यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखी जाएगी। ये पहला मदार, इस पहले मदार में लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो पहले मदार में कितने इलेक्ट्रॉन समा सकते हैं? इसके अंदर 2 समाते हैं। और दूसरे मदार में कितने समाते हैं? 1 समाते हैं। तो ये 2 और 1 3, ये कंप्लीट हो गया। फिर अगले इधर आइए बेरिलियम के पास, तो पहले मदार में 2 और अगले मदार में 2, क्योंकि 2 और 2 ये 4 हो गए। इसकी बात करते हैं बोरॉन की, तो पहले मदार में 2 बचे 3, तो वो तीसरे मदार में आ जाएंगे। उसके बाद अगली बात करते हैं कार्बन की, तो पहले मदार में 2 बचे 4, तो बाकी अगले मदार में। उसके बाद नाइट्रोजन की बात करते हैं, पहले मदार में 2, फिर बचते हैं 5, तो ये आखिरी मदार में। ये इस तरह से। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो इसकी तरतीब देखकर, तो पहले मदार में कितने हैं? 2 है, तो 2, 1। बेरिलियम का कैसा होगा? 2, 2। उसके बाद बोरॉन का 2, 3। उसके बाद कार्बन का 2, 4 और नाइट्रोजन का 2, 5। आप देख सकते हो हर एक, जैसे हम आगे जाएंगे एलिमेंट के आखिरी मदार में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो शेल्स की तादाद है, नंबर ऑफ शेल्स है, वो नहीं बदल रही है, वो एक जैसी है। कब तक नहीं बदलेगी? जब तक ये 8 कंप्लीट नहीं कर लेता। जब ये 8 मुकम्मल कर लेगा तो फिर वो अगले दौर पर आएगा। यानी कि जो नंबर आप दौर का देख रहे हो वही उसके अंदर मौजूद शेल्स की तादाद है, यानी नंबर ऑफ शेल्स है या मदार की तादाद है। जैसे ही तीसरे दौर में आ जाएंगे तो आप देख सकते हो कि उस तीसरे दौर में पीरियड में आपको 3 शेल्स नजर आएंगे, 3 मदार नजर आएंगे। वो अब आप खुद देखेंगे, तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल रख रहा हूँ, वो आप खुद कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के नाम हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, और उनके जौहरी अदद यानी एटॉमिक नंबर भी दिए हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉन तश्कील की डायग्राम बनाना है और उनके इलेक्ट्रॉन तश्कील भी लिखना है, और आप मुझे ये बताना है कमेंट करके कि ये किस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, किस पीरियड से ताल्लुक़ रखते हैं। इस तरह से आप दौर में देख सकते हो, जैसा हम लेफ्ट से लेकर राइट जाते हैं वैसे ही एक एक इलेक्ट्रॉन में इजाफा होता जाता है, लेकिन इसके मदार नहीं बदलते, यानी मदार की तादाद जैसे कि वैसे ही रहती है। इसके बाद का इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में देखेंगे, जो कि इस टॉपिक का आखिरी वीडियो होगा। इसी तरह से आप ई-तालीम चैनल पर बने रहिए, जितना हो सके से शेयर कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। थैंक यू।